बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 4, इसका नाम है फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टीम, यानी कि स्टीम कैसे पैदा होती है और इसकी खुसूसियात का मुतालिया चैप्टर में करेंगे। इस चैप्टर के जो टॉपिक्स हैं उसमें टॉपिक 4.1 है जिसमें हम स्टीम फॉर्मेशन, प्रॉपर्टीज़ और क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। टॉपिक 4.2 में हम इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि स्टीम के लिए इस्तेमाल होती हैं। टॉपिक 4.3 में टेम्परेचर एंथैल्पी और टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम्स के बारे में हम स्टडी करेंगे। टॉपिक 4.4 में हम स्टीम टेबल्स का इस्तेमाल और उनकी एग्जांपल्स को स्टडी करेंगे। एंड द लास्ट टॉपिक में 4.5 में हम जो फार्मूलाज हैं उनको अप्लाई करके न्यूमेरिकल्स के हवाले से जो है ना वो उसको स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले टॉपिक 4.1 इंट्रोडक्शन ऑफ स्टीम, इट्स फॉर्मेशन एट कांस्टेंट प्रेशर। स्टीम की डेफिनेशन अगर हम बात करें, इट इज़ अ गैसियस और वेपरस फॉर्म ऑफ वाटर एंड इनविजिबल व्हेन प्योर एंड ड्राई। जब पानी अपनी गैसियस फॉर्म में या वेपरस फॉर्म में आ जाता है तो उस हालत को स्टीम कहते हैं, और ये हालत इनविजिबल यानी कि आंखों को नज़र ना आने वाली हालत है जब ये अपनी प्योर या ड्राई हालत में आ जाता है। नंबर 2, स्टीम जो है वो परफेक्ट गैसेस के लॉ को ओबे नहीं करती उस वक्त तक जब तक कि ये परफेक्टली ड्राई ना हो जाए। इट इज़ यूज्ड एज वर्किंग सब्सटेंस इन द ऑपरेशन ऑफ स्टीम इंजन एंड स्टीम टर्बाइंस। ये इसका इस्तेमाल है कि स्टीम जो है वो एज ए वर्किंग सब्सटेंस इस्तेमाल होती है स्टीम इंजन्स में और स्टीम टर्बाइंस में। आगे जाके हम देखेंगे स्टीम के टाइप्स में, उसके हवाले से ये बात लिखी हुई है कि ड्राई वेपर्स को जब मज़ीद हीट किया जाएगा तो एक तीसरी फॉर्म स्टीम की जनरेट होती है जिसको सुपर हीटेड स्टीम या सुपर हीटेड वेपर्स कहते हैं, और ये जो फॉर्म होती है ये परफेक्ट गैस की तरह बिहेव करती है। फॉर्मेशन ऑफ स्टीम जो है वो किस कंडीशन में होती है, वो कांस्टेंट प्रेशर पे होती है। पानी को जब हीट किया जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर तो हमारी जो है स्टीम फॉर्म होती है, जबकि नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन होती हैं। NTP का मतलब नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन है जो कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड और 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी कॉलम यानी कि प्रेशर इतना हो तो इन कंडीशंस पे आपकी स्टीम फॉर्म होती है। क्लासिफिकेशन ऑफ स्टीम में हम स्टडी करेंगे कि स्टीम के कितने टाइप्स हैं। नंबर 1, वेट स्टीम, इसको अनसैचुरेटेड स्टीम भी कहते हैं। इस स्टीम में वाटर मॉलिक्यूल्स और स्टीम दोनों एक ही उसमें फेज में एग्जिस्ट करते हैं, को एग्जिस्ट करते हैं, और इसका जो मिक्सचर होता है वो 2 फेज मिक्सचर कहलाता है। ये एक ही चीज में दोनों चीजें पाई जाएंगी बैक वक्त, इसको हम कहते हैं को एग्जिस्टेंस। नंबर 2, ड्राई स्टीम, इसको सैचुरेटेड स्टीम या ड्राई सैचुरेटेड स्टीम भी कहते हैं। अ स्टीम एट सैचुरेशन टेम्परेचर, यानी कि इसी टेम्परेचर पर जो जिसपे वेट स्टीम है, लेकिन इन दोनों में फर्क ये है कि इसमें आपके 2 फेज मिक्सचर है, इसमें लिक्विड प्लस वेपर्स होंगे, जबकि इसमें कोई वाटर का मॉलिक्यूल पाया नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ वेपर्स होंगे, और ये सिंगल फेज मिक्सचर है, इसको हम ड्राई स्टीम कहते हैं। सुपर हीटेड स्टीम, जब ड्राई सैचुरेटेड स्टीम को मजीद कांस्टेंट प्रेशर पर हीट किया जाएगा तो इसका टेम्परेचर सैचुरेशन टेम्परेचर से भी बहुत ज़्यादा बियॉन्ड जो है वो यानी कि ऊपर चला जाएगा, और ये हालत इसकी सुपर हीटेड स्टीम कहलाती है। अब हम इनमें डिफरेंस की बात करते हैं। वेट, ड्राई और सुपर हीटेड, ये 3 तरह की स्टीम हमने स्टडी की है। इनमें फ़र्क ये है कि जो वेट स्टीम है वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर पर क्रिएट होती है, और इसमें कुछ ना कुछ वाटर के ज़र्रात ड्रॉपलेट्स होते हैं, जबकि ड्राई स्टीम जो है वो वाटर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर उस पर क्रिएट होती है लेकिन इसमें कोई पानी के मॉलिक्यूल्स नहीं होते। जबकि सुपर हीटेड स्टीम जो है वो इस टेम्परेचर पर क्रिएट नहीं होती, बल्कि इसका जो फॉर्मेशन टेम्परेचर है वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से कहीं ज़्यादा गुना जो है वो ज़्यादा होता है, और इसमें कोई पानी के ज़र्रात या ड्रॉपलेट्स मौजूद नहीं होते। इस डायग्राम में आपको कुछ चीज़ें बताई जा रही हैं कि पहले अगर पानी है तो उसमें मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगी, फिर जब ये सैचुरेटेड स्टीम या वेट स्टीम बनेगी तो उसमें पानी के जो मूवमेंट है मॉलिक्यूल्स की वो क्या होगी, और मज़ीद जब हम इसको नेकेड आई से देखेंगे तो यहाँ पे जो स्टीम बनेगी जो सुपर हीटेड होगी वो किस तरह की होगी। नेक्स्ट 4.2 टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज फॉर स्टीम, स्टीम में इस्तेमाल होने वाली इस्लाहात। नंबर 1, वेट स्टीम, नंबर 2, ड्राई स्टीम,
सुपरहीटेड स्टीम। 4 में हम पढ़ेंगे ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या होती है। नेक्स्ट सेंसिबल हीट ऑफ वाटर क्या होती है, लेटेंट हीट ऑफ वाटर वेपराइजेशन क्या होती है, और एंथैल्पी के बारे में हम स्टडी करेंगे नेक्स्ट। तो यहाँ पे हम देखेंगे ड्राई, वेट एंड सुपरहीटेड स्टीम के कंपैरिजन करेंगे। तो ये हम कुछ इसका डिफरेंस हम पहले पढ़ चुके हैं, तो अब हम इनका कंपैरिजन कर लेते हैं कि वेट स्टीम इज द वाटर वेपर, ये वाटर वेपर की वो किस्म है जिसमें वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। ड्राई स्टीम इज द वाटर वेपर, ये वाटर वेपर है लेकिन इसमें कोई पानी की ज़रूरत नहीं होंगे। जबकि सुपरहीटेड स्टीम भी वाटर वेपर है लेकिन इसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से बहुत ज़्यादा हाई है उस प्रेशर के ऊपर। नेक्स्ट हम टेम्परेचर डिफरेंस की बात करें तीनों में, तो इस पे जो टेम्परेचर है, फॉर्मेशन टेम्परेचर है, वो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, इसका भी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, लेकिन सुपरहीटेड स्टीम का जो फॉर्मेशन टेम्परेचर है वो पानी के बॉइलिंग पॉइंट से कहीं ज़्यादा है। अब हम इनके फ़वाइद की बात करेंगे कि वेट स्टीम जो है उसका इस्तेमाल क्या है, कि ये क्लीनिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल होती है, और एक और प्रोसेस जिसको हम स्टेरिलाइजेशन कहते हैं उसमें इस्तेमाल होती है। जबकि ड्राई स्टीम जो है वो जनरेशन ऑफ एनर्जी यूजिंग टर्बाइंस में इस्तेमाल होती है जिनमें हम एनर्जी पैदा करते हैं। जबकि सुपरहीटेड स्टीम जो है वो क्लीनिंग पर्पसेस, स्टीम इंजन्स और पेस्ट कंट्रोलिंग डिवाइसेस या चिमनी में इस्तेमाल होती है। अब हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे कि ये करोजन पैदा करती है क्योंकि इसमें पानी की ज़रूरत होते हैं। ड्राई स्टीम का जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि इसको पैदा करने के लिए जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा दरकार है। जबकि सुपरहीटेड का जो नेगेटिव पॉइंट है वो ये है कि ये स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस के लिए सूटेबल या मौजूद नहीं है। अब हम बात करते हैं ड्राइनेस फ्रैक्शन, इसको एक्स से ज़ाहिर करते हैं। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन हम देखते हैं कि रेशियो ऑफ mass of dry saturated steam in a given mass of wet steam is defined as dryness fraction। यानी कि wet steam की अगर हम बात करें तो उसमें आपके दो तरह के masses होते हैं। एक तो हम कहते हैं सिंपल मास, यानी कि उसमें स्टीम का मास है और उसमें पानी के ड्रॉपलेट्स का मास है। तो इसी तरह अगर हम ऊपर सिर्फ बात करें कि ड्राई सैचुरेटेड तो वो सिंपल एमएस है, लेकिन वेट स्टीम में ड्राई सैचुरेटेड प्लस मास ऑफ वेपर्स ये दोनों इंक्लूड होंगे। अगर आप वेट स्टीम का मास 1 kg लेंगे तो ये जो नीचे वाला फैक्टर है ये 1 होगा, और हमारा जो ड्राइनेस फ्रैक्शन होगी वो ड्राई सैचुरेटेड स्टीम वैल्यू के उसके मास के बराबर होगी। ड्राइनेस फ्रैक्शन बेसिकली है क्या, ये रिप्रेजेंट करती है कि 1 kg वेट स्टीम में कितनी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम पैदा हुई है, कितनी ड्राई सैचुरेटेड स्टीम मौजूद है। हमेशा ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 0 से 1 के दरमियान लाया करती है। अब हम यहाँ पे कुछ समझ लेते हैं कि ड्राइनेस फ्रैक्शन बेसिकली क्या है, मास ऑफ वेपर ओवर मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। ये वेट स्टीम है जबकि ये ड्राई स्टीम है। ड्राई स्टीम में सिर्फ वेपर्स पाए जाते हैं इसलिए सिर्फ वेपर्स का मास लिया गया, और वेट स्टीम में लिक्विड प्लस वेपर दोनों पाए जाते हैं इसलिए यहाँ पे दोनों का मास लिया गया। वेट स्टीम के लिए हमेशा जो ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू होगी वो लेस देन 1 होगी। उसकी वजह ये है कि वेट स्टीम नीचे वाला जो फैक्टर है वो बड़ा है और ऊपर वाला फैक्टर छोटा है, तो हमेशा ये असूल है फ्रैक्शन का कि नीचे वाली वैल्यू बड़े होने की वजह से हमेशा वैल्यू पॉइंट्स में आएगी, पॉइंट्स का मतलब है 1 से छोटी। लेकिन अगर ड्राई स्टीम है हमारी तो उसके लिए ड्राइनेस फ्रैक्शन 1 है, और 1 का मतलब 100% जो है वो ड्राई स्टीम आपकी जो है ना वो पाई जा रही है या प्रोड्यूस हुई है। यहाँ हम एक छोटी सी एग्जांपल लेंगे और एक और चीज़ पढ़ेंगे जिसको वेटनेस फ्रैक्शन भी कहते हैं। वेटनेस फ्रैक्शन ड्राइनेस का उलट है। अगर हमें ड्राइनेस पता लग जाए और हम उसको 1 में से माइनस कर दे तो हम वेटनेस फ्रैक्शन। एग्जाम्पल ये है कि अगर ड्राइनेस फ्रैक्शन 0.35% का मतलब ये है कि 35% ड्राई स्टीम जो है ना वो जनरेट हुई है, और अगर ये मिसाल के तौर पे x 0.35 यहाँ पे पुट करें तो जो y की वैल्यू आएगी वो 0.65 आएगी। इसका मतलब ये होगा कि वेटनेस फ्रैक्शन 0.65 आई है। इसका मतलब है उस जो प्रोसेस में वेट स्टीम जो है वो 65% जनरेट हुई है। ये है जी ड्राइनेस फ्रैक्शन को और वेटनेस फ्रैक्शन को समझने का तरीका। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंसिबल और लेटेंट हीट ऑफ वाटर के वाले से। सेंसिबल हीट अमाउंट ऑफ हीट जो कि 1 kg वाटर एब्जॉर्ब करता है थ्रू 0 डिग्री टू बॉइलिंग पॉइंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला है कि पानी अगर 1 kg ऑफ वाटर हो और वो 0 डिग्री से हीट एब्जॉर्ब करना शुरू करे और हत्ता कि उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट यानी कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाए,
तो इस दौरान में वो 1 kg वाटर जितनी हीट अब्जॉर्ब करेगा उसको सेंसिबल हीट कहते हैं। इसको H स्मॉल f नीचे सबस्क्रिप्ट में f लिखा जाएगा उससे रिप्रेजेंट करते हैं। पानी के लिए इसकी वैल्यू होती है 4.18 किलो जूल। और हमें कैसे पता लगेगा कि ये सेंसिबल हीट है? इसमें कोई फेज चेंज नहीं होगा। फेज चेंज से मुराद है कि अगर वो वेपर्स हैं तो वेपर्स हैं, लिक्विड अगर वो लिक्विड फेज है तो वो लिक्विड में ही रहेगा, वो किसी गैसियस फेज में चेंज नहीं होगा, क्योंकि 0 से 100 डिग्री तक पानी पानी ही रहता है। उस दौरान वो लिक्विड जो है वो उसमें कोई फेज चेंज नहीं होता। तो ये एक निशानी है सेंसिबल हीट की। नेक्स्ट हम देखते हैं लेटेंट हीट। तो लेटेंट हीट भी सेम हीट अब्सॉर्ब बाय 1 kg ऑफ वाटर थ्रू इट्स बॉइलिंग पॉइंट टू कंप्लीट कन्वर्जन इन स्टीम। ये वो हीट है जो पानी अपने बॉइलिंग पॉइंट से आगे लेना शुरू करता है। और कब तक अब्सॉर्ब करता है? जब तक कि ये पूरा अपनी स्टीम ड्राई वेपर्स में कन्वर्ट नहीं हो जाता। इसको HFG से रिप्रेजेंट करते हैं। H स्मॉल और छोटा सा सबस्क्रिप्ट में ये FG लिखेंगे। लेटेंट हीट में फेज चेंज होता है। और अगर हम टोटल हीट लेंगे तो सम ऑफ सेंसिबल एंड लेटेंट हीट इज कॉल्ड टोटल हीट, और इसको हम HG से रिप्रेजेंट करते हैं। लिहाजा HG का अगर हम फार्मूला देखेंगे आगे जाके तो वो बराबर होगा HFG प्लस HF। ये टोटल हीट का फार्मूला होगा। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि कौन सी सेंसिबल है और कौन सी लेटेंट है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर राइज हुआ, ये रेंज है। तो आपको पता है कि इस टेम्परेचर रेंज में जो हीट अब्जॉर्ब होती है वो सेंसिबल हीट है, क्योंकि इसमें कोई फेज चेंज नहीं हुआ, पानी है और यहाँ पे भी पानी ही रहा है। जबकि लेटेंट हीट में आप देख सकते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे भी फाइनल टेम्परेचर 100 बेशक है, लेकिन इसने अपना फेज चेंज कर लिया। तो जैसे ही फेज चेंज हो जाएगा तो आपकी ये जो हीट होगी ये लेटेंट हीट कहलाएगी। नेक्स्ट टॉपिक है जी, इसमें हम देखेंगे कि टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम। ये जितनी हमने पीछे लेटेंट हीट और सेंसिबल हीट का कंसेप्ट देखा है, और हीट जो है वो एंथैल्पी के बहुत गहरा ताल्लुक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि एक डायग्राम बनाई जाएगी, इसको हम टेम्परेचर एंथैल्पी कहते हैं। वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है और एक्स एक्सिस पे एंथैल्पी है। तो इसको ज़रा समझने की कोशिश करें। 0 डिग्री से 100 डिग्री जब टेम्परेचर है, इस तरफ जो टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो यहाँ पे आपकी जो हीट है वो भी अब्जॉर्ब हो रही है। उस हीट अब्जॉर्ब होने से एंथैल्पी आपको पता है वो बढ़ेगी। तो इस दौरान जितनी एंथैल्पी अब्जॉर्ब हुई है वो सेंसिबल हीट है। ये HF से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट के बाद मजीद एवेपोरेशन होगी और ये आपका जो सेंसिबल के बाद आपका लेटेंट हीट जोन है वो शुरू हो जाता है। यहाँ पे आप कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन देखेंगे, और जब सुपर हीटेड जोन शुरू होगा जो कि थर्ड टाइप स्टीम की है, उसमें कुछ लाइन अपने आप को मजीद इस तरह से ऊपर की तरफ ले जाएगी। तो ये एक डायग्राम है, इसको हम टेम्परेचर एंथैल्पी डायग्राम कहते हैं पानी की। तो ऊपर जो हमने डायग्राम स्टडी की है उसमें HF क्या है, वो सेंसिबल हीट है। HFG लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहलाती है, क्योंकि इसमें वेपराइजेशन हो जाती है। जबकि HG टोटल हीट है, और ये टोटल हीट का फार्मूला है जो कि हम इस्तेमाल करते हैं उसमें न्यूमेरिकल्स में जी। तो बात करते हैं एक नई डायग्राम की जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम कहते हैं। इस डायग्राम में आपने कुछ पॉइंट्स नोट करने हैं और उनको अंडरस्टैंड करना है। तो इसकी वाई एक्सिस पे टेम्परेचर है और इसकी जो एक्स एक्सिस है उस पर एंट्रोपी है, जिसको हम S भी कहते हैं। लिहाजा ये TS डायग्राम है वाटर की। तो सबसे पहले इस डायग्राम में हम जोन्स समझ लेते हैं कि आपके पास एक ये इस तरह की डायग्राम है। इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट है ये आपका लिक्विड जोन है, इसको हम कहते हैं सैचुरेटेड लिक्विड लाइन। जबकि यहाँ पे ये जो लाइन है ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, और सैचुरेटेड लिक्विड लाइन से सैचुरेटेड वेपर जिस पॉइंट से कन्वर्जन हुई इसको हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं, जो कि यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है। इस जोन को सब कूल्ड लिक्विड भी कहते हैं। यहाँ पे ये वेट स्टीम जोन है, और यहाँ पे सुपर हीटेड स्टीम जनरेशन जोन है, जो कि आप यहाँ पे दे सकते हैं। मजीद आपने इसको ये अंडरस्टैंड करना है कि जो यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रही है, आपका सैचुरेटेड लिक्विड मजीद उस तरफ सुपर हीटेड स्टीम की तरफ जो है वो जा रहा है। और यहाँ पे आपकी जो ड्राइनेस फ्रैक्शन है वो 0 है, जबकि यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन जो है 1 है। यहाँ पे 0 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा
टोटल लिक्विड है, और यहाँ पे इस जोन में सारा का सारा कोई लिक्विड नहीं है, बल्कि तमाम का तमाम जो है वो वेपर फॉर्म में, ड्राई फॉर्म में मौजूद है। मज़ीद हम कुछ चीज़ें यहाँ पे देखेंगे कि ये जो सारी लाइनें हैं इनको हम आइसोबार्स भी कहते हैं, यानी कि कांस्टेंट प्रेशर लाइंस है ये सारी की सारी। और इन्हीं के ऊपर अगर हम यहाँ पे एक ये जो टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम ड्रा करें तो ये कुछ इस तरह से बनती है। तो यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे कि ज़ीरो से टेम्परेचर जो सैचुरेटेड लिक्विड है उसको सबकूल्ड लिक्विड कहते हैं। सब सैचुरेटेड लिक्विड से सैचुरेटेड वेपर्स के दौरान जो है वो वेट स्टीम है, और मज़ीद सैचुरेटेड वेपर से मज़ीद जो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा वो सुपर हीटेड वेपर्स को फॉर्म करेगा। लेटेंट हीट जो है हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर कंडीशन पे ऐड होगी। जब भी यहाँ पे फेज चेंज होगा हीट एडिशन जो है वो टेम्परेचर को राइज नहीं करेगी। ये दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि याद रखने वाले हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ और पॉइंट्स जो आपको इस डायग्राम में याद रखने हैं वो ये है कि आप देख सकते हैं कि सुपर हीटेड रीजन में अगर हम यहाँ पे आइसोकोर्स यानी कि हम कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइनें अगर ड्रा करें तो उनकी स्लोप इन आइसोबार से भी ज़्यादा होगी। दूसरी बात यह है कि वेट रीजन ये है जहाँ पे आपका लिक्विड और वेपर्स हैं, तो यहाँ पे आपकी जो आइसोथर्म्स और आइसोबार्स होंगी इस रीजन में वो पैरेलल होंगी, यानी कि यही आइसोबार है और यहाँ पे जो आइसोथर्म्स होंगी वो भी कांस्टेंट टेम्परेचर लाइंस भी इन दोनों पैरेलल होंगी। तो ये दो पॉइंट्स हैं जो कि इस डायग्राम में समझने ज़रूरी है। नेक्स्ट टॉपिक इज 4.4। इसमें हम कैलकुलेशन ऑफ स्टीम टेबल्स के हवाले से स्टडी करेंगे। स्टीम टेबल को टेबल ऑफ स्टीम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं। ये एक ऐसा टेबल है जिसमें हमने स्टीम की जो प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, जिनमें टेम्परेचर है, सेंसिबल हीट है, लेटेंट हीट है, एंथैल्पी है, एंट्रोपी है, तो हम मुख्तलिफ टेम्परेचर या मुख्तलिफ प्रेशर्स पर कैलकुलेशंस हो चुकी हैं, उनका एक टेबल बन चुका है, और हम हर प्रेशर के आगे इन चीज़ों की वैल्यू देख सकते हैं बगैर कैलकुलेट किए। द प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राई स्टीम लाइक इट्स टेम्परेचर ऑफ फॉर्मेशन, सेंसिबल हीट, लेटेंट हीट, स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये वेरी करती हैं प्रेशर में चेंज में, और इनको एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए ही फाइंड आउट किया जा सकता है। तो इन प्रॉपर्टीज़ को केयरफुली जो है ना वो मालूम कर लिया गया है, और इनको टेबल्स की फॉर्म में, जिनको हम स्टीम टेबल कहते हैं, इनको बना दिया गया है ताकि हमारे लिए न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेशन के वक्त आसानी हो। तो दो तरह के स्टीम टेबल्स होते हैं। कुछ जो स्टीम टेबल्स हैं उनमें आप एब्सोल्यूट प्रेशर के हवाले से इन चीज़ों की वैल्यू निकालेंगे, और कुछ तरह के स्टीम टेबल होते हैं जिनमें आप टेम्परेचर के हवाले से आप एक टेम्परेचर देखेंगे और उसके अगेंस्ट इन तमाम जो प्रॉपर्टीज़ का जिनका जिक्र हुआ है उनकी वैल्यूज़ आप मालूम कर लेंगे। तो ये है जी स्टीम टेबल्स का इस्तेमाल। प्रैक्टिकली जो यूजेज है स्टीम टेबल्स का वो है जी सुपर हीटर, कंडेंसर, बॉयलर्स, स्टीम टर्बाइंस, अब्जॉर्प्शन चिलर्स और थर्मल पावर जनरेशन सिस्टम। इन तमाम मशीनरीज हैं, इनमें कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके जो स्टीम टेबल्स हैं वो बहुत कारआमद साबित होते हैं। द टॉपिक इज़ 4.5। यहाँ पे हम जो कुछ फार्मूलाज हैं उनको हम देख लेते हैं कि अगर हमारे पास ड्राई सैचुरेटेड स्टीम होगी तो टोटल हीट का फार्मूला ये होगा, और अगर हमारे पास वेट स्टीम हो जो न्यूमेरिकल में अगर आ जाए तो उसके लिए इस फार्मूले में डिफरेंस ये आएगा कि यहाँ पे ड्राइनेस फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होगी। और अगर हम सुपर हीटेड स्टीम की एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे तो उसका फार्मूला कुछ इस तरह से होगा कि यहाँ पे Hg यानी कि आपकी टोटल हीट है वो होगी, और प्लस आपका स्पेसिफिक जो Cp वैल्यू है वो होगी, और आपका सुपर हीटेड स्टीम टेम्परेचर माइनस सैचुरेटेड टेम्परेचर, ये दोनों टेम्परेचर आपस में माइनस होंगे। तो ये फार्मूलाज आपके न्यूमेरिकल्स में इस्तेमाल होंगे। अब हम देखते हैं कि सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स बाय डायरेक्ट फार्मूला। इस चैप्टर में जो न्यूमेरिकल्स होंगे उनमें आपने लेटेंट हीट फार्मूला, सेंसिबल हीट फार्मूला या टोटल हीट फार्मूला जो कि डिस्कस हो चुका है वो अब इस्तेमाल होंगे, और इसके अलावा ड्राइनेस फ्रैक्शन के हवाले से कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइज, इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन यू मे कमेंट, and for more useful videos and content subscribe this channel. Thank you so much.